बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां कुंभ मेला 2021 में आने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना जांच में गड़बड़ी की बात सामने आई है। इसे लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश में कोरोना के कम होते हुए केस को देखते हुए अब और छूट दिए जाने की है। 21 जून से प्रदेश में मॉल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे, साथ ही नाइट कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। तीसरी खबर बसपा में फूट की है, जहां बसपा के 6 बागी विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। चौथी बड़ी खबर पीएफआई से जुड़ी है, जिस पर आयकर विभाग का शिकंजा कसा है। अब विदेशों से चंदा बंद हो गया है। और पांचवी बड़ी खबर श्रावस्ती में राप्ती नदी की जो खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा भी कई अहम खबरें हैं जिन पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। गोरखपुर में बीच सड़क पर बवाल हो गया। एक युवक के साथ पुलिस ने मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। ये वर्दी का नशा है, सरेराह पुलिस की दबंगई। सवाल जवाब किया तो ऐसा ही सुलूक होगा, कहीं भी, कभी भी और किसी के साथ भी, चाहे वो बीच सड़क ही क्यों ना हो। युवक को बेरहमी से पीटती 2 पुलिस वालों की यह हैरान करने वाली तस्वीर गोरखपुर से आई है, जहां बारिश हो रही है, सड़क पर पानी भी जमा है और वहीं एक स्कूटी गिरी हुई है। इस बारिश के बीच पुलिस वाला एक युवक के साथ मारपीट कर रहा है, जबकि दूसरा पुलिस वाला युवक को पानी से बाहर खींचने की कोशिश करता है और फिर दोनों पुलिस वाले मिलकर दुकान के सामने इस युवक को बेरहमी से लात, घूंसों और डंडों से पीटने लगते हैं। फिर युवक को पुलिस की गाड़ी में राजघाट थाने ले जाते हैं और 151 में चालान कर देते हैं। बताया जा रहा है कि युवक ने पुलिस वाले से उसकी रैंक पूछी, जिस पर पुलिस वाले आपे से बाहर हो गए। वैसे यही पुलिस पहले युवक पर अभद्रता का आरोप लगा रही थी, लेकिन अब वो जांच की भी बात कह रही है। थाना राजघाट क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाजार में एक युवक के ऊपर कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा बल प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकरण का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसकी जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में यह बल प्रयोग किया गया है। जांच की कार्रवाई पूरी होने के पश्चात उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये कि जब कानून का राज हो तो फिर किसी भी शख्स को जो अपराधी भी नहीं है, उसे सड़क पर ऐसे बेरहमी से मारने का हक पुलिस वालों को किसने दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो ये वो पुलिस है जिससे गुंडे बदमाश नहीं संभलते, लेकिन ये अपने पर आ जाएं तो आम आदमी के लिए यमराज बन जाते हैं। यूपी में कोविड संक्रमण के बेहतर होते हालात के बीच आगामी सोमवार यानी कि 21 जून से रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू में और छूट दी जाएगी। रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक प्रभावी होगा। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल के साथ रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। पार्क, स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की अनुमति दी जाएगी। इन स्थलों पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना जरूरी होगी और नए व्यवस्था के तहत विस्तृत गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। तो अनलॉक की तरफ प्रदेश बढ़ रहा है और 21 तारीख से नियमों के साथ, शर्तों के साथ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना जांच में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। आईसीएमआर के निर्देश पर हरिद्वार के जिलाधिकारी ने कोरोना टेस्ट में गड़बड़ी की जांच के लिए अधिकारियों की समिति बना दी है। मामला हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्ट कर रही प्राइवेट लैब से जुड़ा है। स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि एक निजी लैब ने टेस्ट की संख्या ज्यादा दिखाने के लिए फर्जी आधार कार्ड जमा करके टेस्ट किए। और इस बीच उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा है कि यह गंभीर मसला है और इसकी जांच कराकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की शिकायतें जब आई, मैंने स्वयं ऋषिकेश के एक चेक पोस्ट पर छापा मारा था और वहाँ पर एक ही आईडी की 5 आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाई दी नेगेटिव। और जब मालूम हुआ कि ये आधा घंटे के अंदर आरटीपीसीआर रिपोर्ट प्राप्त हुई है तो शक होना स्वाभाविक था। ऐसे में जब पूरी जांच की गई तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जिस कंपनी को वो चेक पोस्ट पे चेकिंग की जिम्मेदारी दी गई थी उसको भी तत्काल से ब्लैकलिस्ट करके उसको बाहर कर दिया गया।
और इस मसले पर हरिद्वार में कुंभ मेला 2021 के स्वास्थ्य मेलाधिकारी हरिद्वार के सीएमओ और डीएम ने भी प्रतिक्रिया दी है। काफ़ी लैब हैं इसमें पैनल थी सीएमओ साहब की तरफ से भी और स्वास्थ्य विभाग जो कुंभ मेला का था उसकी तरफ से दोनों तरफ से जांच की गई है। ऐसे संज्ञान में आया है कि ऐसी कोई किसी ने गलत डाटा इसमें फीड किया है, उसकी जांच की जा रही है। श्री विशाख रजिस्ट्रार में से कमेटी बनी, उसकी जांच की जा रही है। देखना पड़ेगा कि कितनी हुई है, उसकी जांच चल रही है, इसीलिए उस संबंध में अभी कुछ भी बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है। हमारे यहाँ से भी चल रही थी, लेकिन अभी मेरा कुछ भी बोलना ना, उसमें जांच हो रही है, तो जांच के हिसाब से जो भी आएगा तो कुछ बोलना ठीक नहीं है। इसमें एक कुंभ मेला के दौरान विभिन्न प्राइवेट लैब्स के माध्यम से जो टेस्टिंग किया जाता था, उसमें से किसी एक लैब ने कुछ अनियमितताएं किए करके एक आरोप आया है। उस प्रकरण में जो है जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर दिया है। इसमें मुख्य विकास अधिकारी और वरिष्ठ कोषाधिकारी और जिला विकास अधिकारी 3 लोगों का इसमें कमेटी है। वो जो है अभी जांच करने का अभी शुरू किए हैं। जांच पूरा होने के बाद जो है यदि इसमें कोई अनियमितता पाई जाएगी तो उसमें जो है सख्ती से सख्ती कार्रवाई करेंगे। कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के बाद अब यूपी सरकार ने संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। यूपी सरकार ने यूपी में संभावित तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए पूरे प्रदेश में बच्चों को मेडिकल किट बांटने की योजना तैयार की है। इस योजना को आज से लागू कर दिया गया। सीएम योगी ने आज लखनऊ में एक खास कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाकर मेडिकल किट को अलग जिलों में रवाना किया। दवा की तकरीबन 50 लाख किट यूपी में बच्चों को बांटी जाएंगी। इसकी पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर सीएम योगी ने रवाना किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी में संभावित तीसरी लहर की तैयारी को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई। कोविड-19 की तीसरी लहर से लड़ने के लिए जिसमें कि 0 माह से 18 वर्ष के बच्चों के लिए जो आशंका है वह 12 वर्ष से कम के बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि 12 से 18 के बीच में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और हमें विश्वास है बहुत जल्दी वो वैक्सीन भी आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत रुचि बच्चों के वैक्सीन को भी बहुत शीघ्र मार्केट में पहुंचाने में मदद कर देगी, क्योंकि किसी वायरस के खिलाफ कोई वैक्सीन आना ये पहली बार हुआ है। 12 वर्ष से छोटी उम्र के जितने बच्चे होंगे उनके अभिभावकों को हम लोग अभिभावक स्पेशल बूथ के माध्यम से वैक्सीनेशन के साथ जोड़ेंगे। वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाएंगे। बच्चों के लिए भी वैक्सीन आने के पहले मेडिसिन किट की व्यवस्था गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में वितरित होनी। 72,000 निगरानी समितियां प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। इन सभी निगरानी समितियों से जुड़ी हुई जितने भी हमारे आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, एएनएम हैं, ग्राम प्रधानगण हैं और भी राजस्व विभाग के कर्मी उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने बेहतरीन कार्य किया। 0 से लेकर 18 वर्ष तक के इन बच्चों के लिए भी हम अब मेडिसिन किट हर जनपद में उपलब्ध कराएंगे और हमारी निगरानी समितियां गांव-गांव में जाकर के इस मेडिसिन को वितरित करने का कार्य करेंगी। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा था, उसी दौरान यूपी की पुलिस से मुस्तैदी अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। यूपी पुलिस ने पूरे कोरोना काल में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दिया। चाहे वो वीकेंड लॉकडाउन हो या फिर कोरोना कर्फ्यू, पुलिस ने अपनी नियमित ड्यूटी के दौरान भी विशेष अभियान चलाकर महामारी एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान 2,70,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई, करीब 57,000 वाहन सीज किए गए, करीब 55 लाख चालान काटे गए और 89 करोड़ 74 लाख का जुर्माना वसूला गया। साथ ही कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों से 1 अरब 84 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने कंटेनमेंट जोन में 24 घंटे अपने कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित रखी और मार्च से अब तक 22,000 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए और अपनी ड्यूटी निभाते निभाते 176 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमण की वजह से शहीद हुए। विषम परिस्थिति होने के बावजूद पुलिस ने ऑक्सीजन और दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, जीवन रक्षक दवाएं, सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स भी मुहैया कराए। यूपी पुलिस ने प्रदेश के हर जिले में कुल 3029 बेड के कोविड केयर सेंटर भी बनाए। और हमारे साथ एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं। विवेक, लगातार पुलिस तमाम तरह के सवालों में घिरती है, बहुत सारी उंगलियां उठ जाती हैं,
लेकिन कोविड काल में यूपी पुलिस ने एक मापदंड स्थापित किया है ये बताने का कि असल में पुलिसिंग क्या होती है। जी बिल्कुल अवधेश, देखिए एक फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में पुलिस ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। जिस तरह से पुलिस लोगों की मदद के लिए आई है और जो पुलिस का चेहरा आमतौर पर लोगों को दिखता है कि पुलिस निर्मम है और गलत कार्रवाई करती है या लोगों को परेशान करती है, जो पीड़ित हैं उनके साथ न्याय नहीं करती है। तो ऐसे कोरोना काल में पिछले मार्च 2020 से जब से ये कोरोना कर्फ्यू लागू हुआ था पहली वेव में, उसके बाद जो पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है, तमाम लोगों की मदद की है पुलिस ने और जो डायल 112 सेवा है उसके जरिए लोगों तक दवाएं पहुंचाई हैं, जरूरत की चीजें पहुंचाई हैं, राशन पहुंचाया है लोगों के घर में। एक भी कॉल आने पर तुरंत पुलिस लोगों के घर पहुंचकर, और यहाँ तक कि आपको बता दें कि कई प्रदेशों से मदद मांग कर जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक दवा लाकर और अमेठी या प्रतापगढ़ या गोरखपुर या बस्ती बलिया जो इंटीरियर के क्षेत्र हैं वहां तक अपनी जो रिस्पांस व्हीकल हैं, जो पीआरवी हैं, उनके जरिए स्टेप बाय स्टेप, जनपद बाय जनपद करके इन्होंने दवाएं पहुंचाई हैं। ये सराहनीय काम किया है और इसका असर भी पड़ा है। जो पुलिस की छवि हमेशा एक गलत छवि पेश की जाती है या गलत छवि दिखाई जाती है सोशल मीडिया में और अन्य माध्यमों में, उस पर असर पड़ा है और पुलिस की छवि अच्छी हुई है, बेहतर हुई है, सुधरी है। जबकि फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में पुलिस हमेशा रिस्क में रही है। लोग जहां भी भीड़ इकट्ठी हो, आपने देखा होगा कई बार कि बहुत सारे बिल्कुल पुलिस ने शानदार काम किया। हालांकि ये अलग बात है कि कुछ गलत लोग जरूर सिस्टम में रहते हैं जो पूरे महकमे को बदनाम कर देते हैं। शुक्रिया विवेक जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी में बड़ी टूट हुई है। बसपा के बागी विधायकों ने नया दल बनाने का ऐलान कर दिया है। बसपा के बागी विधायक असलम रायनी ने एबीपी गंगा पर कहा कि लालजी वर्मा के नेतृत्व में नया दल बनाएंगे और जैसा वो कहेंगे वैसा ही काम करेंगे। वहीं बसपा के 6 बागी विधायकों ने आज अखिलेश यादव से मुलाकात की। दावा है कि करीब बसपा के 11 विधायक एक साथ हैं और जैसे ही 12 विधायक होंगे वैसे ही नया दल बना लिया जाएगा और इसकी अगुवाई लालजी वर्मा के करने की खबर है, जिन्हें हाल ही में बसपा से निष्कासित किया गया। इस बीच बसपा के बागी विधायकों की अखिलेश के साथ बैठक खत्म होने के बाद एबीपी गंगा के यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने एक बागी विधायक असलम रायनी से बातचीत की। हम लोग 6 नहीं हैं, आज की तारीख में हम लोग 11 हैं और कोशिश ये कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोगों की संख्या बहुत जल्द 12 होने वाली है और 12 जिस दिन हो जाएगी उस दिन हम लोग अलग पार्टी बनाने के लिए विचार कर चुके हैं। जब 12 की संख्या हो जाएगी तो हम लोग अपना एक दल बनाएंगे और उस दल के जो नेता हमारे लालजी वर्मा जी होंगे, जो वो फैसला करेंगे उस पर हम लोग अमल करेंगे। तो देखिए किस तरीके से बसपा बिखर रही है। 2018 में 19 विधायक थे, लेकिन 2018 विधायक अनिल सिंह की क्रॉस वोटिंग के आरोप पे हटाया गया तो फिर 18 बचे। 2018 में रामवीर उपाध्याय को पार्टी विरोधी गतिविधि में हटाया गया तो 17 हो गई संख्या। 2019 में विधायक रितेश पांडे लोकसभा चुनाव जीत गए तो 16 हो गई विधायकों की संख्या। 2020 में राज्यसभा चुनाव में बगावत पर 7 विधायकों को निष्कासित किया गया तो 9 बचे और 2021 में पार्टी विरोधी गतिविधि में लालजी वर्मा, रामांचल राजभर हटाए गए तो विधायकों की संख्या 7 बची। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के दिल्ली स्थित घर पर कालिख पोतने का मामला सामने आया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया। ये वाकया संजय सिंह के नॉर्थ एवेन्यू के आवास पर हुआ। संजय सिंह ने कहा कि श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में चोरी नहीं करने दूंगा। आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई जमीन में हेराफेरी का मामला संजय सिंह ने जोर शोर से उठाया, जिसके बाद ये कालिख फेंकी गई थी। हालांकि 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। मैं इस वक्त अपने नॉर्थ एवेन्यू के आवास पर हूं और मेरा आवास महामहिम राष्ट्रपति जी के भवन के 100 मीटर की दूरी पर, और यहां पर अभी मेरे घर पे हमला हुआ है। मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उनके गुंडों से, आप जितने चाहे हमले करवा लो और चाहे मेरी हत्या करवा लो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले
मंदिर में अगर चंदा चोरी करोगे तो एक नहीं 1000 बार बोलूंगा। आजमगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान लापरवाही का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पर वैक्सीन की वायल और सिरिंज में भरी वैक्सीन बेतरतीब तरीके से रखी गई। तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे स्वास्थ्य कर्मियों ने वायल से वैक्सीन को सिरिंज में भरकर टेबल पर रखा है, जिसे देखकर मंडलीय अस्पताल में टीका लगवाने आए लोग हैरान रह गए। बाद में स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों की नाराजगी से बचने के लिए उन्हें नई वायल से वैक्सीन लगाई, लेकिन वैक्सीन को लेकर सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में लापरवाही की इस तस्वीर का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे कोरोना के खिलाफ इस सबसे कारगर हथियार की बर्बादी हो रही है। हालांकि आजमगढ़ मंडल के अपर स्वास्थ्य निदेशक ने टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन रखरखाव में हुई इस लापरवाही में जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। उसके लिए देखिए, जो सिरिंज से इंजेक्शन एक बार लगता है दोबारा नहीं लगता है, तो किसी भी वायल में अगर वैक्सीन है उसमें सिरिंज अगर डाला है निकालने के लगाने के लिए तो वो गलत है, उसमें रखना नहीं है। जो भी सिरिंज आपने लगा लिया उसको हाफ कटर रहता है, उसको निडल काट देते हैं, उसको डिस्पोज नहीं कर देते हैं। और अगर जब दूसरा आदमी खड़ा रहेगा लगवाने के लिए आ जाएगा तभी आप वायल में सिरिंज डालेंगे। शामली के कैराना ब्लॉक से बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई। यहां पर 18 से 44 साल के लोगों को मोबाइल के टॉर्च में कोरोना का टीका दिया जा रहा है। यहां पर अस्पताल में बिजली नहीं होने के कारण टीकाकरण के दौरान मरीजों और डॉक्टर्स दोनों को गर्मी से बुरा हाल है। वहीं अस्पताल में साफ सफाई नहीं है, गंदगी का अंबार लगाए और देखिए लाइट नहीं है तो मोबाइल टॉर्च की भी जरूरत पड़ जाती है ताकि दिखता रहे। सर व्यवस्था तो यहाँ पे लाइट नहीं है, देखो गर्मी में क्या हाल हुआ है सबका, और जो स्वास्थ्य कर्मी है वो भी बहुत परेशान है लाइट की वजह से। सर शिकायत तो ये है कि जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं वो हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं, तो हमको भी उनके लिए थोड़ा सा बिजली के लिए तो कम से कम सेवा हमको देनी चाहिए उनको। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आने के बाद मोहब्बत की निशानी ताजमहल भी अनलॉक होने को तैयार है। पर्यटक 16 जून से फिर से ताज का दीदार कर पाएंगे, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। ताजमहल को खोलने से पहले सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। आपको बता दें कि 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद आम पर्यटकों के लिए ताजमहल कल से खोला जा रहा है। वहीं पर्यटक स्थल से कोविड गाइडलाइन का पूरा ध्यान यहां पर रखा जाएगा। तो सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 16 यानी कि कल से ताजमहल का दीदार एक बार फिर से पर्यटक कर पाएंगे। प्रदेश में तय समय से पहले पहुंचा मानसून परेशानी का सबब बन रहा है। लखीमपुर खीरी में 24 घंटे से लगातार बारिश होने से जगह जगह जलभराव हो गया है। बलिया में झमाझम बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया, लोगों को गर्मी से निजात मिली। उधर गोंडा में रुक रुक कर बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। तो ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जगह जगह जलभराव हो गया है। हालांकि गर्मी से राहत मिली है, मौसम बदला है, लेकिन आप तैयारियां प्रशासन की देखेंगे तो समझ में आएगा कि पैसा आखिर कहां जाता होगा। श्रावस्ती जिले में बीते 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। इससे तकरीबन 2 दर्जन से अधिक गांव पर खतरा मंडराने लगा। लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। राप्ती नदी मात्र 30 सेंटीमीटर खतरे के निशान से दूर है। अगर इसी तरह बारिश होती रहे तो कुछ ही घंटों में राप्ती खतरे के निशान के ऊपर बहने लगेगी और राप्ती के तट पर बसे गाँव पर खतरा मंडराने लगेगा।